नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। वाराणसी दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। आज से वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी 2 दिवसीय ये दौरा है। आपको बता दें कि जंगमबाड़ी और डीएवी कॉलेज के कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। इस दौरान साथ ही कमिश्नरी सभागार में अधिकारियों के साथ उनकी बैठक होनी है। विकास परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो आपको बता दें कि सीएम योगी आज से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी के जून में होने वाले प्रस्तावित काशी दौरे की तैयारियों को परखने के लिए आज दोपहर तक वाराणसी पहुंचेंगे। आपको बता दें कि आज सीएम योगी जंगमबाड़ी और डीएवी पीजी कॉलेज में चोरी चोरा शताब्दी समारोह के तहत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे, जिसके बाद शाम को सीएम योगी कमिश्नरी सभागार में विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे और बैठक में लगभग सभी अधिकारियों के रहने की उम्मीद जताई जा रही है। से वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और कई कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। डीएवी पीजी के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, जंगमबाड़ी के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काशी दौरा होना है जून में, जो संभावित है, उसकी तैयारियों की व्यवस्था भी, तैयारियों का जायजा लेने वो वहां पर पहुंचेंगे। वाराणसी से और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता रामसुंदर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामसुंदर मिश्रा, क्या कुछ कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का आने वाले 2 दिनों में वाराणसी में रहने वाला है? किस वक्त वो पहुंचेंगे वाराणसी? वाराणसी वो दोपहर में पहुंचने की संभावना है और उसके बाद वो वाराणसी के जंगमबाड़ी मठ में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद वो वापस सर्किट हाउस आएंगे, वहां जहां जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और जनप्रतिनिधियों से बात करने के बाद लगभग 4 बजे वो वाराणसी में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा वगैरह करेंगे और उसके बाद कल शाम का जो है उनका कार्यक्रम, कल यहाँ से जाने का 2 दिवसीय कार्यक्रम मुख्यमंत्री का दोपहर 12 बजे के लगभग वाराणसी पहुंचने की संभावना है। जी रामसुंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संभावित दौरा है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? योगी आदित्यनाथ का जो है वो आज दोपहर लगभग 12 बजे पहुंचेंगे। उसके बाद वो वाराणसी की विशेष चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और करेंगे एक और बड़ी खबर का। लखनऊ दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। लखनऊ दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। 16 मई को लखनऊ दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। यूपी सरकार में मंत्रियों के साथ बैठक करने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहेगा। सभी मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो 16 मई को लखनऊ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में सभी मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे और सभी मंत्रियों को आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पीएम मोदी का यह लखनऊ दौरा बेहद खास माना जा रहा है। 16 मई को लखनऊ दौरे पर
पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी सरकार में मंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए। नितिन, 16 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा, क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहेगा? बिल्कुल जी, आपको बताना चाहूंगा कि 16 मई को नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी हमारे लखनऊ आ रहे हैं। इसको लेकर कई इंतजाम किए गए हैं और एक दिन लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी के लिए सरकार के जितने भी मंत्री साथ बैठक करेंगे और सभी मंत्रियों के साथ RT-PCR टेस्ट कराने के निर्देश भी दिए गए, क्योंकि कोरोना बढ़ रहा है जिस तरह से, उस पर कहीं ना कहीं नजर रहेगी। लेकिन सबसे अहम बात ये बताना चाहूंगा कि लगातार पीएम मोदी का जो दौरा हो रहा है लखनऊ का, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को और ज्यादा बेहतर बनाने के लेकर बातचीत होगी। और सबसे अहम बात कि 23 मई को बजट भी रखा जाएगा, सुरेश खन्ना लेकर आएंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं सभी मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात होगी, लोक भवन में बातचीत होगी। और इस दौरान क्या निकल के आता है सामने, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सबसे अहम बात है कि योगी और मोदी के जो कामकाज को कहीं ना कहीं सभी मंत्री देख रहे हैं, क्योंकि दोनों की कार्यशैली को एक ऐसे महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि जरा से भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा रही है। और दोनों ही लोग, चाहे मंत्री हो चाहे IAS अधिकारी हो, और तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लगातार पीएम मोदी और योगी के कामकाज को लेकर वार्ता होगी। और 16 तारीख को जिस तरह से एक दिवसीय दौरा होगा लखनऊ में, तो लखनऊ में कई जगह भ्रमण करेंगे और जायजा लेंगे, क्योंकि लखनऊ में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर उनको कई चीजें शिकायतें भी आई थी, उनकी जानकारी सीएम योगी से लेंगे और उनसे वार्ता करेंगे। और आने वाले बजट पर क्या निर्धारित होगा उसको देखा जाएगा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि लोगों के लिए ये बजट में कितना राहत दे सकता, कि महंगाई, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था। उसमें कहीं ना कहीं काम करने के लिए पीएम मोदी यहाँ लखनऊ में आएंगे और वार्ता करेंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लगातार जो महंगाई बढ़ रही थी, उस पर काबू पाने की कोशिश की जाएगी। मगर सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पीएम मोदी का जो उनके सम्मान में योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास, बिल्कुल मैं उसी पर आ रहा था नितिन, कि जो सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया जा रहा है, तो रात्रि प्रवास उनका कहां पर रहेगा, उसके बारे में कुछ जानकारी, क्या कुछ कार्यक्रम आगे रहेगा? बिल्कुल, प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर 16 मई को नेपाल के लुम्बिनी का दौरा भी करेंगे। वहां से लौटते समय वह लखनऊ में प्रस्तावित बुद्ध पूर्णिमा अवसर पर पीएम मोदी 16 मई को भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी से लौटने के बाद वह सीधे तौर पर लखनऊ आएंगे। उनके सम्मान में मुख्यमंत्री सरकारी आवास में 5 कालीदास में आयोजित होने वाली रात्रि भोजन के लिए राज्य सरकार के सभी मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के दृष्टिगत सभी मंत्रियों से कहा गया कि वे कोरोना संक्रमण की जांच करा ले और सभी मंत्रियों को 16 मई की सुबह तक अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट देनी होगी, क्योंकि कोरोना जांच की 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट नहीं मानी चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का बड़ा आदेश, 17 मई तक रिपोर्ट पेश करनी होगी। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद में कल से सर्वे होना है और मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी के भी आदेश दिए गए हैं। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे होगा। कि 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट पेश करनी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि फैसला सुनाने के बाद जो जज साहब हैं उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि मेरे आसपास, मेरे परिवार के आसपास डर का माहौल, भय का माहौल पैदा किया जा रहा है और सुरक्षा की मांग उन्होंने की है कि मुझे हमेशा अपने परिवार की चिंता सताती रहती है और मेरे परिवार को मेरी हमेशा चिंता सताती रहती है। तो सुरक्षा की मांग उन्होंने की है। और ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता नितिन अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट आपके पास?
बिल्कुल हर्ष जी, आपको बताना चाहूंगी ज्ञान व्यापी केस से जुड़े जज अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। ज्ञान व्यापी मस्जिद के पुनः सर्वे के फैसले में बीच सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करी। वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्हें जज ने लिखा है कि साधारण मामले को असाधारण बनाकर फैलाया जा रहा है। डर मां और पत्नी ने मेरी सुरक्षा को लेकर जाहिर की है। चिंता ज्ञान व्यापी मस्जिद में फिर से सर्वे कराने के दिए गए निर्देश को वाराणसी की निचली अदालत ने कल गुरुवार को जब यह फैसला सुनाया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे फिर से कराया जाए। 17 मई तक सर्वे रिपोर्ट भी मांगी गई है, लेकिन इस फैसले के साथ ही जज ने अपनी सुरक्षा को लेकर काफी चिंता जताई है। आपको बताना चाहूंगा कि उनके परिवार ने भी चिंता जताई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके ऊपर हमला हो सकता है। ज्ञान व्यापी मस्जिद के पुनः सर्वे के फैसले के बीच सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करते हुए आदेश ये भी अपील करी है सरकार से कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। और आदेश में जज ने लिखा है, साधारण मामले में असाधारण बनाकर डर का माहौल बना दिया गया है। डर इतना है कि मेरे परिवार को लगातार मेरी और मुझे परिवार की चिंता बनी रहती है। दिवाकर ने लिखा है कि घर से बाहर होने पर बार बार पत्नी मेरी सुरक्षा के लिए चिंतित रहती है। 11 मई को मां ने मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। शायद उन्हें पता चला कि मैं कमिश्नर के रूप में ज्ञान व्यापी जा रहा हूँ। मुझे मां ने मना किया, फिर भी मैं गया और मैं कमिश्नर में न जाऊं, क्योंकि वह मेरी सुरक्षा को। नितिन, जिस तरह से सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है जज साहब ने, उसके बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है? प्रशासन का क्या कुछ कहना है? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक प्रशासन ने उनकी सुरक्षा को लेकर काफी इंतजाम किए हैं और बताया जा रहा है कि जिस तरह से हिंदू मंदिर में जाने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं के बाद निरीक्षण का आदेश भी दिया जा रहा है। और स्वामी जितेंद्र सरस्वती बोले सरकार को जज की सुरक्षा करनी चाहिए। वहीं अखिल भारतीय संघ समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने कहा है जज का अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर करना कोई नई बात नहीं है कि इस देश में जब राष्ट्रहित हिंदू हित में फैसले दिए गए तो उनकी जान में खतरा मंडराता रहता है। यूपी और केंद्र सरकार को जजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर होना चाहिए। और बाबा विश्वनाथ का यह धाम है, काशी के कोतवाल अकाल भैरव स्वयं जज साहब की रक्षा करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन ने उनके लिए भगवान पर छोड़ लगता है। लेकिन ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल की माफिया मुख्तार अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी को भूमि पर कब्जा करने के मामले में राहत नहीं मिली। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग में दाखिल उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। और ये आदेश जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रजनीश कुमार ने याचिकाकर्ता आफसा अंसारी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। हाईकोर्ट ने आफसा अंसारी के मामले में कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं है जिसके आधार पर याचिका की मांग को स्वीकार किया जाए। और इसी मामले में जब सह अभियुक्त की याचिका खारिज कर दी गई तो लिहाजा याचिका की एफआईआर रद्द करने की मांग को अस्वीकार करते हुए याचिका खारिज की जाती है। और वहीं अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय का ये कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के विकल्प खुले हैं और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। राजधानी लखनऊ में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए गुरुवार से 10 मार्गों पर ई रिक्शा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया। इन मार्गों पर ई रिक्शा मिलने पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने बताया कि शहर में वायु प्रदूषण, यातायात जाम, जन सुरक्षा और आम नागरिकों की सुविधाओं को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है और इन रास्तों पर ई रिक्शा के मिलने पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इन मार्गों में सरोजनी नगर, कृष्णा नगर, आलमबाग, मानक नगर, नाका हुसैनगंज, हजरतगंज और महानगर, गीजापुर और इंदिरा नगर क्षेत्र के 10 मार्ग शामिल हैं। कि यूपी में ई रिक्शा को लेकर एक बड़ा फैसला लखनऊ में लिया गया। लखनऊ के 10 मार्गों पर ई रिक्शा नहीं चलेंगे। पुलिस आयुक्त डीके ठाकुर ने ये फैसला लिया है और 10 मार्गों पर ई रिक्शा चलाने पर कार्रवाई की जाएगी।
और ज्यादा जानकारी के साथ एफएम संवाददाता नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट ई रिक्शा पर जो प्रतिबंध लगाया गया है 10 मार्गों पर, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ कारण पेश किए जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, और ई रिक्शा संचालकों का क्या कुछ कहना है? ये हम आपको बताना चाहेंगे कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था जो ध्वस्त हो रही है उसका प्रमुख कारण है ई रिक्शा। आपको इसका प्रमुख कारण बता दें, लखनऊ में 31,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन जो आज की डेट में आंकड़ों के अलावा जो ई रिक्शा चल रहे हैं वो लगभग 60 से 65,000 ई रिक्शा चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है, जिसको लेकिन लापरवाही तो पुलिस की भी है नीरज, कि अगर रजिस्ट्रेशन से अलग ई रिक्शा चल रहे हैं तो यानी कि पुलिस की लापरवाही है, ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही है साफ तौर से। जी, अकेले पुलिस की ही लापरवाही नहीं है, इसमें आरटीओ विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है जी। इनका भी ये रजिस्ट्रेशन जारी करते हैं तो इन आरटीओ इन्फोर्समेंट का कार्य होता है कि वो इनकी जांच करें रोडों पे। उनकी लापरवाही की वजह से आज ये 2 गुने से ज्यादा ई रिक्शा शहर में चल रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त है। पुलिस कमिश्नर ने इसको संज्ञान में लेते हुए 11 प्रमुख मार्गों पर, जिसमें शहीद पथ है, हजरतगंज का एरिया है, मेट्रो के नीचे साइड लाइन पे, तो इसको देखते हुए 11 मार्गों पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। आज से सघन जांच शुरू होगी, ई रिक्शा पकड़े जाएंगे, उनको थानों में बंद किया जाएगा और जो रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं को चलने की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुधारने के उद्देश्य से और यातायात व्यवस्था को और सुगम बनाने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में एक ई रिक्शा को प्रतिबंधित करने की योजना बनाई है। आप जान रहे हैं कि इस शहर में लगभग 31,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, जिनका रूट परमिट भी नहीं है और रूट निर्धारित भी नहीं है। सुगम यातायात को दृष्टिगत रखते हुए लखनऊ में 11 मार्गों पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है, जिससे यातायात की व्यवस्था बहुत बेहतर होगी। खासतौर पर जो महत्वपूर्ण और इलाके हैं उनमें इनके जमावड़े से सामान्य जन को भी बहुत अधिक दिक्कत होती है। फिलहाल हम शहर के 11 जो रूट हैं उनको प्रतिबंधित कर रहे हैं, जिसमें हमारा शहीद पथ भी है और जो मेट्रो के सहारे अमौसी से लेकर के मुंशी पुलिया तक का भी क्षेत्र है। इसके अलावा हजरतगंज और हजरतगंज के आसपास के जितने भी इलाके हैं उन पर भी ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया है। मैं समझता हूँ इस व्यवस्था से लखनऊ वासियों के लिए और सामान्य जन को काफ़ी अधिक सुविधा होने वाली है। राज्य सरकार की संवेदनशीलता का ही असर है कि 24 करोड़ आबादी वाले प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या में इजाफा होने के बाद भी अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या ना के बराबर है। संक्रमित मरीजों को उनके घर पर ही सारी सेवाएं सरकार की ओर से पहुंचाई जा रही हैं। संक्रमितों की 24 घंटे की मॉनिटरिंग, दवाओं की उपलब्धता, टेस्ट, सैनिटाइजेशन के साथ ही उस इलाके में कोविड गाइडलाइन का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है और जिसका परिणाम है कि प्रदेश के हालात बेहतर हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 179 कोरोना के नए मामले मिले हैं और वहीं एक्टिव केसों की संख्या में भी गिरावट देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश में बूंदाबांदी से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिली है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश भी हुई। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवाओं का असर रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोंडा, बस्ती और गोरखपुर के आसपास के इलाकों में आज गरज और चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कल और 15 मई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में आया आसानी चक्रवाती तूफान धीरे धीरे कमजोर हो रहा है और प्रदेश के आसपास मध्यम पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ हवाओं का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में
14 और 15 मई को छोड़कर 17 मई तक गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। और करेंगे बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी एसटीएफ ने एक बड़ा खुलासा किया। आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग का भंडाफोड़ उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने किया है। 6 लोगों को एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 3,16,000 कैश बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये लोग आईपीएल पर सट्टा लगाने का काम करते थे और एसटीएफ लगातार इनकी तलाश कर रही थी और बड़ी सफलता यहां पर यूपी एसटीएफ को मिली है, जहां पर पुलिस ने आईपीएल में सट्टा लगाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। उनके पास से 3,16,000 कैश बरामद हुआ है। महंगाई से जनता त्रस्त है। हर दिन सामान के दाम बढ़ने से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इस पर एफएम न्यूज ने लोगों से बात की और लोग क्या कह रहे हैं महंगाई पर, सुनिए आप। लगातार महंगाई और महंगाई की मार झेल रहे लोगों को आज फिर से सुबह का नाश्ता जो करना पड़ रहा है वो 100 रुपए से ऊपर का पड़ रहा है। अब उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से अपने घर परिवार को पालेंगे पोषेंगे, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल रसोई गैस के अलावा अब दाल चावल दूध ब्रेड मक्खन के की रेट बढ़ गए हैं। आइए जानते हैं, हमारे पास कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील। सुनील जी, लगातार महंगाई के को देखते हुए क्या कहेंगे? दूध दही में भी अब रेट बढ़ गए हैं, मक्खन। क्योंकि सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। पहले तो पेट्रोल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे भी नहीं बढ़ रहे हैं, एकदम से बढ़ जाते हैं, जिससे आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और अब तो जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि दूध दही ब्रेड है, इसके दाम बढ़ रहे हैं लगातार, तो आदमी का जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अच्छा, पहले आपका नाश्ता कितने रुपए में हो जाता था, अब कितने में होता है? पहले हमारा नाश्ता ये मान लीजिए कि सुबह अगर हम लोग 4 लोगों की फैमिली है तो 50 रुपये 60 रुपये, अब वही मतलब 150-200 में जाता है। तो किस तरह से आप सर्वाइव करेंगे? और जो जिस तरह से अगर रेट बढ़ते जा रहे हैं तो खर्चों को किस तरह से मेंटेन करेंगे? देखिए, खर्चा रोका जा सकता है। जैसे अगर गाड़ी पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो उसके लिए हम रोक सकते हैं कि भाई कहीं पैदल चले गए, लेकिन खाने पीने की चीज़ों पे कैसे रोक लगाएंगे? डेली आदमी का खाना तो ज़रूरी है ही है, तो उसके लिए तो कोई समाधान नहीं है। उसके लिए महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। और लोग हमारे बीच, आइए इनसे पूछते हैं। आप बताइए, किस तरह से लगातार दूध में बढ़ोतरी हो रही, मक्खन ब्रेड सब में बढ़ोतरी? आप तो दुकानदार हैं, आप जान रहे हैं। हम लोग को दिक्कतें होती हैं, रोज फैक्ट्रियों का सामान बढ़ा के बताना पड़ता है, डिस्टर्ब होते हैं, महंगाई बढ़ रही है, कहाँ से खर्चा चलेगा, कैसे क्या होगा? क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को कम करना चाहिए और क्या। सरकार अपना बढ़ाएगी तो गरीब आदमी खा ही नहीं सकता, भूखों मर जाएगा। हमारे भी 4 लोग हैं, इनसे पूछते हैं। आप बताइए कि महंगाई के लगातार बढ़ते हुए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा महंगाई के बारे में तो हम लोग इतना परेशान हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग हैं, लेबर वर्ग के लोग, हम लोग 12 घंटे का काम करते हैं। 12 घंटे का काम करने में कम से कम 50 बार यही दिन भर में बात होती थी, महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। और ना हम लोग की सैलरी बढ़ पाती, कैसे खर्चा चलेगा? डेली महंगाई बढ़ती चले, कभी गैस महंगी, कभी दूध महंगा, कभी कपड़ा महंगा। जब कपड़ा रुकता है तो गैस बढ़ जाती है, गैस रुकती है तो कपड़ा बढ़ जाता है, कपड़ा और गैस जब रुकता है तो राशन बढ़ जाता है। महंगाई रुकी नहीं रही, लेकिन आगे क्या होगा हम लोग को समझ नहीं आ रहा। सुबह का नाश्ता जो पहले 20-30-50 रुपए में हो जाता था, अब 100 रुपए का कहीं ना कहीं पड़ रहा है। आटा बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, गेहूं की कहीं ना कहीं खपत ज़्यादा होने लगी। क्या कहना चाहिए? रेट तो हर चीज़ पे बढ़ता चला जा रहा है। सुबह के नाश्ता का दूध का भी रेट बढ़ गया है। और नाश्ता पहले हम लोग 40-50 रुपये में कर लिया करते, कम से कम 100 रुपये का नाश्ता होता है। सोचना पड़ता है कि नाश्ता लाए कि ना लाए, नाश्ता करें। हमारे भी 4 लोग आपसे पूछना चाहिए। क्या नाम आपका? लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के अलावा गैस में दाम बढ़े, अब अनाजों में भी दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने की हर चीज़ महंगी होती जा रही है, साग सब्जियों के अलावा। क्या कहना चाहिए? सरकार को करना चाहिए कि जो है हम लोग की खेती की कमाई खेती में चला जाता है। कहीं पेट्रोल का है, कहीं जो है स्कूल की फीस है, स्कूल की फीस ऑलरेडी हर साल बढ़ती रहती है, उस पर कोई नकेल कस ही नहीं सकता है। पता नहीं क्या है कि उनको जो है महंगाई, कहीं उनका एक्टिविटीज़ है, कहीं कुछ भी है, दूध वाले अपनी मनमानी करते हैं। आज जो है दूध के दाम बढ़ रहे हैं, कल जो है गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम डेली जो है 25-50 पैसे बढ़ते ही रहते हैं। 2 साल कोरोना से जूझते रहे, उसके बाद घर से निकलना चालू किया और लगातार फिर महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती रही। क्या कहना चाहिए?
यही है भैया कि आने वाले दिनों में कैसे सर्वाइव करेंगे हम लोग, समझ में नहीं आता है कहाँ से आएगा कहाँ से जाएगा। जबकि जो है पहले 8 घंटे 10 घंटे मेहनत करने के बाद कुछ न कुछ हो जाता था, आज जो है 12 घंटे मेहनत करने के बाद भी जो है हम लोग घर का जो है पूरा खर्चा नहीं किसकी लापरवाही मान रहे हैं और क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को कुछ टैक्सेस अपने कम करने चाहिए, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को। बाकी जो है बेरोजगारी है वो तो वही है, इसमें उनका जो है कुछ सिस्टम फेलियर लगता है। टैक्सों में कहीं ना कहीं कम करना चाहिए और बेरोजगारी को दूर करना चाहिए, तभी लोगों का भला हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना अमल करती है लोगों की बातों पर और महंगाई को दूर करती है। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं नितिन अवस्थी, FM। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।